नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं शिक्षक भर्ती के चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करेंगे, मॉक टेस्ट आ चुका है, मॉडल पेपर आ चुका है, आपकी हिंदी की बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और ये गोल्डन चांस है आपको हिंदी में 30 में 30 लाने का। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार पर भैया टारगेट 30 में 30 लाना है, यानी मेहनत करना पड़ेगा, क्लासेस सभी अटेंड करना पड़ेगा। दोस्तों इसके पिछले क्लासेस, पिछले मॉडल पेपर देखना है तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले आपके पद्यांश लेंगे, अपठित पद्यांश रहेगा और इस पद्यांश से संबंधित आपके प्रश्न को करवाएंगे। पद्यांश यह है दोस्तों कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। यह आपका जो पद्यांश है दोस्तों, आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया पद्यांश है, यानी कि आपके एग्जाम में आया हुआ पद्यांश है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि कैसे पद्यांश आते हैं और इन पद्यांशों को आंसर यानी कि अधिकतम अंक कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पद्यांश यह है, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। दोस्तों ये सी टेट में आया हुआ आपके प्रश्न है और संविदा वर्ग 1 में आया था, तो इम्पोर्टेंट है। अब इस आपके पद्यांश से पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न कि बचपन शब्द है, जो बचपन शब्द आया दोस्तों, जो बचपन शब्द आया है आप लोग देखेंगे, बचपन शब्द इसमें जो आया है वह कैसा शब्द है। जो यह बचपन शब्द है यह कैसा शब्द है, विशेषण है दोस्तों, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, कौन सा है। सभी लोग कमेंट करेंगे। तैयारी 30 में 30 है, बेहतर तैयारी है दोस्तों, बेहतरीन क्लास है। राइट आंसर क्या होगा, तो बचपन यहाँ पे क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों जो बचपन शब्द है यह आपकी संज्ञा होगी, यानी राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों प्रश्न लाजवाब है और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सेकंड प्रश्न आइए देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी में भाव का क्या है। जो आपकी इस पद्यांश में है कि नंदन वंशी क्या है, आपने यहाँ पे देखा होगा, देखा है दोस्तों। मैंने जब पढ़ रहा था पद्यांश, आप लोग बहुत ही प्यार मधुर वाणी से सुन रहे थे, मधुर वाणी से सुन रहे थे कि नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। इस लाइन का भावार्थ क्या है दोस्तों, इस लाइन का भावार्थ क्या है, इसका भाव क्या होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुटिया में आनंद उमड़ उठा। इसका भाव यही है कि नंदन वंशी फूल उठी, फूल मतलब होता है उमड़ जाना, ठीक है। छोटी सी कुटिया मेरी, कुटिया में, कुटिया कैसी, एक छोटी सी कुटिया है, तो कुटिया में आनंद उमड़ उठा। तो इसका भावार्थ जो होगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है इस पर ध्यान से देख लेते हैं। सभी मित्रों का जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। प्रश्न यह अगला कि मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। उक्त पंक्ति में जो तू किसे कहा गया है, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। ये जो तू वर्ण है, तू शब्द है, किसे कहा गया है पंक्ति में, तो तू किसे कहा गया है दोस्तों। क्या बचपन को कहा गया है, कवि को कहा गया है, पाठक को कहा गया है या बच्चे को कहा गया है। तू यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, तो तू आपके किसके लिए कहा गया दोस्तों, तो यह आपके किसके लिए कहा गया है, बचपन के लिए कहा गया है। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, तू यानी कि बचपन के लिए, जो मिटा सकेगा यानी जो तू वर्ण है, तू शब्द है, यह बचपन की ओर इंगित करता है। तू का भावार्थ है इस पंक्ति में किसे कहा गया है, बचपन को कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दोस्तों है, कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती। जो कवित्री है इनकी अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती हैं, क्यों बुलाना चाहती हैं, आइए देखते हैं, देखते हैं दोस्तों। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। अर्थात दोस्तों कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है, राइट आंसर जानेंगे दोस्तों, क्योंकि बचपन के आनंद की याद में,
बचपन की जो आनंद थी दोस्तों वो याद आती है, इसलिए कवित्री कहती हैं कि बचपन के आनंद की याद आ रही है, तो कविता अपने बचपन को बुलाना चाहती हैं उस आनंद की याद के कारण। अगला इस पद्यांश से प्रश्न यह है कि बच्चों की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूत होती है। बच्चों की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूत होती है दोस्तों, तो वह अनुभूत होती है कष्ट की अनुभूत होती है। जो बच्चों की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूत होती है, तो कष्ट की अनुभूत होती है। आपने ये लाइन पढ़ा होगा दोस्तों, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीलों को सुखा लिया। तो ये लाइन जो आपने पढ़ा दोस्तों, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, मतलब दोस्तों बच्चे की आंखों से निकलते आंसू को देखकर यह अनुभूत होती है कष्ट की अनुभूत होती है। अगला प्रश्न क्या है, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में अलंकार कौन सा होगा। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, कमेंट जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही पास आपका सिलेक्शन होगा। तो व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में अलंकार क्या हो जाएगा, क्या अलंकार होगा दोस्तों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली क्या हो जाएगा, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार होगा, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों अब बात आती है गद्यांश की। गद्यांश की बात आती है, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा आप लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि टारगेट सिलेक्शन है, वो एक सरकारी सीट है जो हमें सोने नहीं देती है, रात दिन हमें परेशान करती है। नहीं पढ़ना है, जायसवाल सर की क्लासेस लेना है, वो सिलेक्शन ही दोस्तों, वो सपना ही है जिससे आप खुश रहेंगे, आपके परिवार खुश है, उससे जुड़ा हुआ दोस्तों पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, पूरी लाइफ आपकी जुड़ी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका यह गद्यांश, अपठित गद्यांश है। और यह गद्यांश आपका गोदान प्रेमचंद जी के बारे में है, उनके अमृत कृतियों में से एक, जिसमें ग्रामीण भारत की आत्मा का करुण चित्र साकार हो उठा। इसी कारण कई मनीषी आलोचक इसे ग्रामीण भारतीय परिवेशगत समस्याओं का महाकाव्य मानते हैं। ये आपके गोदान जो प्रेमचंद है उनसे संबंधित आपका गद्यांश है, आप गद्यांश देख सकते हैं। इसका नोट्स पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम में दोस्तों अपलोड कर देता हूँ, 1 से 2 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर देखिए, वहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, वहाँ पर केवल आपके क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पर आपको क्या है प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आंसर देखिए वीडियोज में, वहाँ पे आप 1-2 दिन के बाद प्रैक्टिस कीजिए, क्या वाकई में जो आप पढ़ते हैं वो आपको कंठस्थ होता है, याद रहता है कि नहीं रहता, ये ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए दोस्तों। प्रश्न है गोदान कैसा है। गोदान है, गोदान एक क्या है दोस्तों, पहली लाइन पे दिया गया, पहली लाइन से आपका प्रश्न बन गया। क्या है कि गोदान प्रेमचंद जी उन अमृत कृतियों में से एक है जिसमें ग्रामीण भारत की आत्मा का करुण चित्र साकार उठा। इसी कारण कई मनीषी आलोचनात्मक ने इसे ग्रामीण भारतीय परिवेश समस्याओं का महाकाव्य मानते हैं। अब देखिए महाकाव्य मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो इस विद्वान तो कुछ विद्वान तो ऐसे हैं कि जो इस उपन्यास को ग्रामीण भारत की आधुनिक गीता का स्वीकार करते हैं, उपन्यास को। अब क्या हो गया, सही आंसर दिख गया, सही आंसर है कि गोदान कैसा है भैया। गोदान क्या है, तो गोदान एक आपका उपन्यास है। गोदान को किसने महाकाव्य माना है, अभी मैंने बताया, अभी मैंने वो लाइन भी दिखाई कि गोदान को महाकाव्य किसने माना है दोस्तों, किसने माना है, डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। गोदान को महाकाव्य किसने माना है, डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यह आपका गद्यांश होता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ही सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, भारतीय परिवेशगत समस्याओं का महाकाव्य मानते थे। कई विद्वान इसे ग्रामीण जीवन का संस्कृत पर स्वीकार करते हैं, कुछ विद्वान भी हैं। और प्रेमचंद का ऐसा उपन्यास जिसमें आचार विचार संस्कार प्रकृति परिवेश करुणायुक्त प्रतिबिंब उठा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाम आया है उस नाम को सोचेंगे कि डॉक्टर गोपाल राय का कहना है कि गोदान ग्राम जीवन और ग्राम संस्कृत को उसकी संपूर्णता को प्रस्तुत करने वाली अद्वितीय उपन्यास
है, न केवल हिंदी के वरन किसी भारतीय भाषा की भी किसी ग्रामीण के समाज का ऐसा व्यापक। ये तो आपने पढ़ लिया, ये लाइन पढ़ लिया दोस्तों। तो यहाँ पर ये लाइन आपने पढ़ा, लेकिन ये लाइन अभी नहीं पढ़ा होगा कि इस प्रकार डॉक्टर राय गोदान को आधुनिक युग का महाकाव्य ही नहीं स्वीकार करते वरन सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी स्वीकारते हैं। तो डॉक्टर राय हो जाएंगे यहाँ पर राइट ऑप्शन। गोदान को किसने महाकाव्य माना? तो डॉक्टर गोपाल राय ने माना था। अगला प्रश्न इस आपके गद्यांश से यह है कि गोदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गोदान के जो संदर्भ में बातें कही गई हैं, बातें आई हैं दोस्तों, उनमें जो कथन है वह गलत कौन सा? देखिए, इसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, ये सही बात है। इसमें कृषकों की समस्याओं का चित्रण है, ये सही कथन है। और इससे ग्राम्य जीवन के सभी पहलुओं का चित्रण है, ये सही है। लेकिन इसमें प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण है नहीं है, तो ये गलत हो गया। जिसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण हो, कृषकों का चित्रण हो और ग्रामीण जीवन के पहलुओं का चित्रण हो, उसमें प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कैसे नहीं हो सकता दोस्तों? तो आपकी तीसरी लाइन गलत है, असत्य कथन लिखा हुआ यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव प्रश्न था तो नेगेटिव आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है कि प्रतिबिंब शब्द है। प्रतिबिंब शब्द कैसा है? विशेषण है, संज्ञा, क्रिया, प्रविशेषण? तो प्रतिबिंब आपका जो कैसा है दोस्तों? तो प्रतिबिंब एक विशेषण है। प्रतिबिंब शब्द कैसा है? आपका विशेषण है। और अगला प्रश्न क्या है कि गोदान को निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा गया है दोस्तों? गोदान को क्या नहीं कहा गया है? तो गोदान को क्या नहीं कहा गया है? गोदान को काव्य नहीं कहा गया है। गोदान को उपन्यास कहा गया, गीता कहा गया, महाकाव्य कहा गया, लेकिन आपका काव्य नहीं कहा गया। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इस गद्यांश का अगला प्रश्न कि विशदता से क्या तात्पर्य है? जो विशदता एक शब्द आया था उससे क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो विशदता से यहाँ पर जो तात्पर्य है वह आपका है विस्तृत रूप से है। विशदता से जो तात्पर्य होता है वह विस्तृत रूप से होता है। और अगला प्रश्न क्या है कि सहानुभूत का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? जो सहानुभूत दिया है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो सहानुभूत का संधि विच्छेद होगा शहधन अनुभूति बराबर क्या हो जाएगा? शहधन अनुभूति बराबर सहानुभूति हो जाएगा, यानी आ मिलके बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएगा, तो सहानुभूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया? समास से भी प्रश्न आता है, सभी कंसेप्ट लिए गए हैं दोस्तों। महाकाव्य में कौन सा समास होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी भावी अध्यापक, अध्यापिकाएं, शिक्षिकाएं, शिक्षक सभी लोग कमेंट करेंगे। मेरे दोस्त साथियों कमेंट करिए कि महाकाव्य में कौन सा समास होगा। महाकाव्य में कौन सा समास होगा? तो महाकाव्य में कर्मधारय समास होगा। महाकाव्य किस कर्म के आधार पर, यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास का क्या एग्जाम्पल होता है मैं बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है दोस्तों। पहले अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं प्लेलिस्ट चेक कीजिए ग्रामर की, वहाँ पे बहुत ही अच्छा मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताया हूँ। और अगला प्रश्न इस गद्यांश से है कि गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहने का तात्पर्य क्या है? गोदान को जो ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा गया है, इसके पीछे जो तात्पर्य क्या है, इसका रहस्य क्या है दोस्तों? क्यों कहा गया है? इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यही है दोस्तों कि गोदान में ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं का विस्तृत चित्रण हुआ है। गोदान में जो है ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं का विस्तृत चित्रण हुआ है, इसलिए गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये रहे दोस्तों गद्यांश पद्यांश के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बेहतर प्रश्न लाऊं मैं यहाँ पर। उम्मीद यही है कि मैं बेहतर प्रश्न लाऊं और आपका बेहतर तैयारी हो सके, क्योंकि सबका सपना सिलेक्शन है और सिलेक्शन ही दोस्तों सब कुछ है। और सिलेक्शन के आधार पर आपके एग्जाम पैटर्न पर आधार पर ही प्रश्नों को लाया जाता है, क्योंकि शिक्षक भर्ती सभी लोग आप लोग टीचर्स फैमिली है दोस्तों। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि दोस्तों छात्र अब आते हैं आपके 15 शिक्षण शास्त्र के प्रश्न करेंगे, पेडागोजी के टॉप महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग मेरे प्यारे मित्र हैं, वीडियो को बेहतरीन देखें, प्रश्नों को सही देखें, समझें दोस्तों। छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखता है। जो छात्र होता है, छात्र छात्राएं होती हैं, वह व्याकरण के माध्यम से क्या करना सीखती हैं? तो व्याकरण के माध्यम से भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध रूप का प्रयोग करना सीखते हैं। छात्र जो होते हैं व्याकरण के माध्यम से भाषा का लिखित मौखिक रूप से शुद्ध रूप का प्रयोग करना सीखते हैं, यानी राइट ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है कि भाषा की शिक्षिका होने के नाते दोस्तों, अगर आप अध्यापिका हैं, शिक्षिका हैं, अगर भाषा की कोई शिक्षिका हैं आप,
तो इसके नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका उद्देश्य क्या होगा? तो सभी बहनें ध्यान दें, सभी शिक्षिकाएं, भावी शिक्षिकाएं ध्यान दें दोस्तों, सभी अध्यापिकाएं कि अगर आप लोग भाषा की शिक्षिका हैं, शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों? क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, यही उद्देश्य सबसे सर्वोपरि होता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी मित्रों को जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों प्रश्न यह है कि निगमन विधि है, निगमन विधि कैसे होती है? मैं बार बार बताता हूँ, उदाहरण देकर नियम समझाना यह आपका आगमन विधि है। उदाहरण देकर नियम को समझाना आगमन विधि है, लेकिन जब निगमन विधि की बात आती है तो नियम बताकर उदाहरण देना ही निगमन विधि है। पहले नियम बाद में उदाहरण, यानी पहले नियम ठोस दो, नियम याद करवा दो, बाद में उदाहरण बता दो, ऐसा होगा, ये कहलाता है निगमन विधि। और जब भी आगमन विधि की बात आती है उदाहरण देंगे, समझेंगे, ऐसा उदाहरण होता है, इसके बाद फिर नियम समझाएंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि 5वीं कक्षा की अध्यापिका जो है छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। 5वीं कक्षा की अध्यापिका हैं, शिक्षिका हैं, जो छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए कोई एक प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक पढ़ाती हैं। तो वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही हैं? तो अध्यापिका शिक्षिकाएं जो है कोई प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक पढ़ाती हैं बच्चों को, यानी कि छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए, तो यह किस विधि का प्रयोग कर रही हैं दोस्तों? तो यह आपकी भाषा संसर्ग विधि का प्रयोग कर रही हैं। राइट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ रहे हों, फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। जय हिंद। प्रश्न आ गया, अगला प्रश्न आ चुका है कि आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा या कौन से शिक्षण सूत्र कार्य करते हैं या कार्य करता है दोस्तों? तो आगमन विधि की जब भी बात आती है, आगमन विधि के द्वारा जो व्याकरण पढ़ाने में शिक्षण सूत्र कार्य में आते हैं या किया जाता है दोस्तों, तो वह होता है आपका मूर्त से अमूर्त होता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है और मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। राइट ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, क्योंकि पहला भी आपका है, तीसरा भी आपका है, आपका तीसरी दोनों विधियां हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है, क्या है प्रश्न दोस्तों कि व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। दोस्तों अगर आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं शिक्षक होने के नाते, तो आपका क्या उद्देश्य नहीं होगा? पहले जान लेते हैं क्या उद्देश्य होगा। उद्देश्य यह होगा आपका शिक्षक होने के नाते कि छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें, छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सकें, छात्र शुद्ध उच्चारण कर सकें। लेकिन शिक्षक होने के नाते यह आपका उद्देश्य नहीं होगा कि छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकें, नहीं, शुद्ध लेखन के साथ साथ पढ़ भी सकें। तो व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। निगेटिव प्रश्न तो आपका निगेटिव ऑप्शन सही होगा, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नहीं यानी कि लेखन, देखिए केवल जब भी केवल आता है, बॉन्डिंग वाला शब्द आता है, तो शिक्षण शास्त्र में निगेटिव ऑप्शन माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यह है क्या है दोस्तों कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। अगर आप शिक्षक होने के नाते बच्चों में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों कि भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। अगर आप बच्चों में व्याकरण में मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह बच्चों में भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है दोस्तों। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या बेहतरीन क्लास है। जय हिंद दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। प्रश्न बेहतरीन है, इसीलिए आप लोग लाजवाब क्लास रहती है, आप लोग लाइक और शेयर करते हैं और पढ़ने आते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए वो मिलता है दोस्तों, तो बहुत अच्छा होता है। जब भी हमें भूख लगती है, भोजन मिलता है, तो हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। तो जो आपके सिलेबस पर प्रश्न मिलते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है कि सिलेक्शन दूर नहीं, सिलेक्शन जरूर मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। कोई भी बच्चा है, उसने बोल दिया उसने पढ़ा, उसने खाया, सर आज उसने ये खाया, सर वो पढ़ रहा है, उसने पढ़ा, सर उसने चीखा है, ये मेरी चीज़ चीख ली है। तो ये जो उस भाषा का प्रयोग होता है क्या दर्शाता है? ये जो भाषा का प्रयोग होता है दोस्तों क्या दर्शाता है? तो नियमों का अति सामान्यीकरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? नियमों का अति सामान्यीकरण दर्शा देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पहले लाइक आना चाहिए दोस्तों, लाइक आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न पहले लाइक जरूर आना चाहिए, लाइक जरूर आना चाहिए दोस्तों। अगले प्रश्न पहले लाइक आना चाहिए और प्रश्न आ चुका है। आप लोग उम्मीद करता हूँ लाइक कर दिए होंगे अभी तक कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। अगर आप एक कोई भाषा के शिक्षक है दोस्तों, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? अगर दोस्तों आपके एक भाषा के शिक्षक है,
अगर आप एक भाषा के शिक्षक हैं तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, क्योंकि आपकी जो भाषा की कक्षाएं होती है वह बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए, बहुभाषिक कक्षा है आपकी, ठीक है, तो उसके शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ी चुनौती होती है आपकी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। यह सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न था कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। कोई आपकी देखिए बहुसांस्कृतिक कक्षा है, यानी कि सभी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सभी धर्म के, सभी संस्कृति के कक्षा में है आपके, एक साथ बहुसांस्कृतिक कक्षा है आपकी, ठीक है, और भाषा के शिक्षक है आप, ठीक है, तो किस बात को अधिक महत्व देंगे। ध्यान दीजिएगा, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो किस बात को आप लोग महत्व देंगे, किस बात को दोस्तों महत्व देंगे। आइए देखते हैं। बच्चों को भाषा प्रयोग को अधिक से अधिक अवसर देंगे, पाठ पुस्तकों के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, या बच्चों को व्याकरण सिखाना, या स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा जान लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना चाहिए। क्या देना चाहिए, बच्चों में भाषा का प्रयोग करने से अधिक अवसर देंगे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होने के नाते होती है कि भाषा को प्रयोग करने में सभी बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर आ चुका है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि क्यों सामना करते हैं भैया, बच्चे तो हिंदीतर हैं, बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको सीखने में कठिनाई का सामना क्यों करते हैं। क्योंकि प्रायः हिंदी और उनका मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है दोस्तों। जो प्रायः हिंदी होती है उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए कठिनाई का अनुभव करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न लाजवाब है, ये भी सीटेट 2012 में पूछा गया था, यानी शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को सम्मिलित किया गया है दोस्तों कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे महत्व दे देंगे। आप शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं दोस्तों, और आपकी कक्षा बहुभाषिक वाली कक्षा है, तो सबसे कम महत्व किसे देंगे दोस्तों। तो सबसे जो कम महत्व की जब भी बात आती है तो बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसमें कम महत्व देंगे, क्योंकि बहुभाषिक कक्षा है, उसमें भाषाओं को समानता या तुलना करना यह बहुत कम महत्वपूर्ण होता है। बहुभाषिक कक्षा में जो महत्वपूर्ण होता है कि विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य बताना, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, समृद्ध वातावरण तैयार करना, कक्षा के बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होना, ये है। लेकिन आपका पहला ऑप्शन जो है नहीं, कम महत्वपूर्ण देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी आपके सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि बहुभाषिकता, देखिए सीटेट में आया तो एमपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा आप इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंटर टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है। सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए आया है दोस्तों। अब बहुभाषिकता की जब भी बात होती है तो सभी लोग जानते हैं कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। देखिए भाषा, देखिए कोई भी भाषा रही, किसी के बहुभाषिकता वाला कक्षा है, सबकी अपनी अपनी मातृभाषाएं होती हैं, ठीक है, तो उसे जो भाषा का शेयर करना ये संसाधन होता है, यानी भाषा सीखने एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है बहुभाषिकता दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह देखेंगे, आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न क्या है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना क्या होगा दोस्तों। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। अगर एक से अधिक भाषा का प्रयोग बच्चा करना सीख जाता है तो उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न लाजवाब यह है कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, अगर बहुभाषिक कक्षा है, बहुसांस्कृतिक वाली, दोनों कक्षाएं हैं, बहुत भाषाएं वाली हैं और सांस्कृतिक वाली कक्षा है दोस्तों, यानी कि कई सांस्कृतिक वाले आपके बच्चे हैं, कई भाषाएं वाले बच्चे हैं, तो क्या होगा, उस कक्षा में क्या होना चाहिए, उस कक्षा का जो बेस्ट ऑप्शन होगा क्या होगा कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को उनकी जो मातृभाषा होती है उनको समुचित सम्मान देना, उनके स्थान देते हुए मानक भाषा को से भी परिचय कराना चाहिए दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन था, बेस्ट ऑप्शन था दोस्तों। क्लास कैसी लगी
दोस्तों क्लास कैसी लगी, एनर्जी फुल थी क्लास, एनर्जी फुल थी क्या क्लास, आपको पसंद आई क्लास, पसंद आई सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेज अभी सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है दोस्तों, अभी काफ़ी टाइम है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि अगर आपने अभी छोड़ दिया तो फिर भैया ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ करना है तो अभी से, कल करे सो आज कर, आज करना है अभी से करना है, शुरू हो जाइए, अभी भी टाइम है दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास पर।